Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will see some banking terminologies which are being used in banking sector. So let us start today's lecture. आज हम कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे जो कि बैंक से रिलेटेड है, वो भी किस इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती है। आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है कि आप इसका मीन्स जानते हैं, क्योंकि आपको बैंकिंग की बेसिक्स और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी जानेंगे तो आप बैंकिंग के आगे स्टडी इजीली कर पाएंगे। इस टर्मिनोलॉजी के बाद मैं आगे बैंकिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? तो इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स ऑन द एडवांस एंड द लोन्स इन इट एक्सेंट्स। मीन्स सेंट्रल बैंक हमारी कौन सी है इंडिया की? वो है आरबीआई। तो आरबीआई से जब ये बैंक्स लोन लेती हैं तो आरबीआई जो उनसे लोन लेने के टाइम पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, जब बैंक्स के पास शॉर्टेज होती है मनी की, उनके फंड्स की, तो उससे जब लोन लेते हैं तो उसके लिए जो आरबीआई उनको इंटरेस्ट करता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट कब किया जाता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। एक सिमिलर टर्म आपको और भी मिलेगी, नेक्स्ट टर्म जो है रेपो रेट। तो उसके बाद मैं दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स बाय आरबीआई इफ देयर इज एन शॉर्टेज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़। अगर बैंक्स को रुपीज़ की शॉर्टेज है, कमी है, तो भी वो आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से कुछ उधार लेती हैं, कुछ इंटरेस्ट पे वो लोन लेती हैं। तो उसी पे जो इंटरेस्ट लिया जाता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। इफ़ दिस रेट इंक्रीज इट बिकम एक्सपेंसिव टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एंड वाइस वर्सा। तो अगर ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो बैंक्स को उनसे आरबीआई से लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो दोनों में ही हम लोन ले रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक सिमिलर टर्म, एक रिवर्स रेपो रेट भी होती है, शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, नहीं लिख पाया। एक रिवर्स रेपो रेट होती है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? जब आरबीआई इन बैंक्स से, जो बैंक्स अदर्स हैं अदर देन आरबीआई, जब आरबीआई को पैसे की ज़रूरत होती है, जब उसे मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी होती है, तो इनसे पैसा उधार ले लेती है आरबीआई। तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जब आरबीआई इन बैंक से उधार लेती है, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा, बैंक रेट एंड रेपो रेट में क्या है? दोनों में सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस है, बाकी दोनों ही इंटरेस्ट रेट होते हैं जिसपे कि आरबीआई से पैसा लेती है अदर बैंक्स। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है? सीबीएस। इन दिस ऑल द ब्रांचेस ऑफ बैंक्स आर connected together and the customer can access his her funds or transact from any other branch। तो इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, कस्टमर ब्रांचेस हैं, उनको मिला दिया गया है। मीन उनमें एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कर दिया गया, जिससे कोई भी किसी भी बैंक में जाके ट्रांजेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट टर्म है CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है? द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट ए बैंक कीप विद द आरबीआई। इफ़ द percentage of CRR increase then the amount with the bank comes down। मीन्स ये CRR क्या है कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एक लगभग 6-7% होता है, 4% होता है। तो ये अभी करंट में 4% है। तो ये बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एक रिज़र्व में कि हमारे पास इतना मनी है, आप उसका 4% अपने पास रखिए। तो आरबीआई को रखना कंपलसरी होता है। तो इसको हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है डेबिट कार्ड। इट इज़ द कार्ड इशूड बाय बैंक सो द कस्टमर्स कैन विड्रॉ दियर मनी फ्रॉम दियर अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली। तो डेबिट कार्ड क्या है? एक ऐसा कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड है, जो कि कस्टमर्स को इशू किया जाता है बैंक द्वारा, जिसका अकाउंट होता है, जिससे कि उनको एटीएम से मनी विड्रॉ कर सके या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सके इसका यूज करके। तो ये एक डेबिट कार्ड होता है। नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या है? द वे इन विच ए बैंक कीप्स मनी इन ए डिपॉजिट अकाउंट इन द सेम वे एज डिपॉजिट कंपनी कन्वर्ट शेयर सर्टिफिकेट्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड कीप देम इन ए डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट का मतलब होता है जब हम किसी ट्रांजेक्शन्स को
शेयर परचेज करने के लिए करते हैं। हम किसी भी कंपनी के अगर हम शेयर परचेज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इसको परचेज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है बैंक में, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं जैसे रेलिगेयर है, जीरोडा जैसी कंपनीज़ है। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं बैंक के साथ में। एक वॉलेट की तरह होता है, जैसे हम पेटीएम का वॉलेट यूज़ करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली हमारे मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। उन इलेक्ट्रॉनिक जो मनी होती है उसका यूज़ हम शेयर खरीदने के लिए करते हैं, अपने शेयर में लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच वी कैन कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली। आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एटसेट्रा कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ई बैंकिंग क्या है? जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम परचेज बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन सब का जो इंटरनेट के थ्रू जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिकली होता है, विदाउट एनी फिजिकल मनी और फिजिकल पेपर मनी और कॉइन मनी। तो जो उसका यूज होता है वो इसको ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। ईएफटी या ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या एनईएफटी बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इन दिस वी यूज ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स वेयर ट्रांसफ़र wire transfer and computers to move funds between their accounts to different और सेम बैंक। तो EFT के थ्रू हम अगर किसी को मनी सेंड करना चाहते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, सपोज हमारे फ्रेंड को मनी की ज़रूरत है और हम फिजिकली उसको नहीं दे सकते, तो हम अगर उसका अकाउंट है आगे तो हम उसको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं EFT के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो इसके जो मेथड है उसको हम EFT या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड बोलते हैं। फिजिकल डेफिसिट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फंड बोरोड बाय ए गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट के पास कुछ फंड की कमी हो जाती है, तो जब वो उस फंड को बोरो करती है किसी बैंक से या कहीं से भी बोरो करती है, तो उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, इट इज़ अ टाइम व्हेन ए कंपनी मेक्स द फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। तो जब कोई कंपनी है, जैसे मैंने पहले बोला डीमैट अकाउंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक के लिए प्रोवाइड करती है परचेज करने के लिए, उसमें लोगों की हिस्सेदारी चाहती है, तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है लीवरेज रेशो, इट इज़ द फाइनेंशियल रेशो विच गिव्स अस एन आइडिया और मेजर ऑफ ए कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल लॉसेस। तो जब कोई कंपनी अब अपना आइडिया देती है, गिव्स एन आइडिया और ए मेजर ऑफ कंपनी स्टेबिलिटी टू एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल लॉसेस। तो जब उसको आइडिया दिया जाता है उसके जो अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको जब उसके लॉसेस को ओवरकम करने के लिए जो आइडिया दिया जाता है उनको लीवरेज रेशोज बोलते हैं। लिक्विडिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग एन इन्वेस्टमेंट क्विकली इनटू कैश एंड नो लॉस इन वैल्यू। तो लिक्विडिटी क्या होती है? किसी की फ्लो, कितना वो फ्लो कर सकता है, कितनी तरलता है उसमें। अगर हमारा कैश है तो उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, अगर आप किसी को कैश दोगे तो वो फट से लेता है। अगर आप किसी को डिमांड ड्राफ्ट देना चाहोगे तो वो एक बार सोचेगा कि मैं DD के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा, मुझे सबमिट करना पड़ेगा, या उसको आप चेक देते हैं तो उसके लिए उसको बैंक जाना पड़ेगा, उसकी लिक्विडिटी कम है। तो लिक्विडिटी मतलब वो कितना क्विकली इन्वेस्ट हो सकता है, कितना क्विकली वो फ्लो हो सकता है, जो मनी का फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो कितना ईजी हो सकता है। तो जो कॉइन्स होते हैं, जो पेपर मनी होती है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होती हैं, ये सबसे ज़्यादा फ्लो में चलती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द शेयर प्राइस एंड नंबर ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर। तो कितना प्रोडक्ट्स उसके शेयर प्राइस है और नंबर ऑफ कंपनी के आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर कितने हैं, तो इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। मोर्टगेज क्या है? इट इज़ द काइंड ऑफ सिक्योरिटी विच वन ऑफर्स फॉर टेकिंग एन एडवांस और लोन फॉर समवन। तो कुछ एडवांस दिया जाता है, कुछ सिक्योरिटी दी जाती है, उसको हम मोर्टगेज बोलते हैं। जब किसी को सिक्योरिटी के लिए जाते हैं कि आप हमारा ये सामान रख लीजिए और हमको इतना पैसा दे दीजिए, ये सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है। देन म्यूचुअल फंड, दीज आर द इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इट पूल्स मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू परचेज द सिक्योरिटीज़। तो म्यूचुअल फंडिंग क्या होती है कि सपोज हम किसी को, कोई कंपनी है वो कहती है कि आप पूल कीजिए, मीन शेयर कीजिए, बहुत सारे लोग उसमें मनी इन्वेस्ट कीजिए, आप भी दीजिए, सब लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करने के बाद जब कंपनी को मनी दी जाएगी तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने हिसाब से उस मनी को सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उसको शेयर्स खरीदने में कहीं ना कहीं उनको लगा देगी, शेयर्स खरीद के, या कहीं पे भी उसको इन्वेस्ट कर देगी। सपोज अपनी ही कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर देगी और उससे जो
उसको फ़ायदा होगा, उससे जो प्रॉफिट होने वाला है तो उसको जिनसे उसने पैसे लिए उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपना एक फ़ायदा रखने के बाद। तो इसको हम म्यूचुअल फंडिंग बोलते हैं, तो इसी को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। नेक्स्ट है पासबुक। तो पासबुक इट इज़ अ बुक वेयर ऑल द बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। दे आर मेनली इशूड टू करंट और सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो पासबुक तो आप सब जानते होंगे, आप सब ने देखी भी होगी। पासबुक होती है जो कि बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद इशू की जाती है। इसमें हमारे सब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड रहते हैं। ये मुझे मेनली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के लिए दी जाती है। नेक्स्ट टर्म है चेक। तो चेक क्या होता है? इट इज़ रिटन बाय एन इंडिविजुअल टू ट्रांसफर अमाउंट बिटवीन टू अकाउंट्स ऑफ द सेम बैंक और ए डिफरेंट बैंक एंड द मनी इज विड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया थी उस अकाउंट से ये विड्रॉ कर ली जाती है। तो एक मेथड है फंड ट्रांसफ़र का। देन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है? इट इज़ द अकाउंट ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट विच कैन ओनली बी यूज फॉर पर्सनल पर्पज एंड विच हैज़ सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि किसी बैंक में होता है जिसमें कुछ पर्सनल यूज की होता है। हम उसमें मनी रख सकते हैं, उसमें विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या उसके लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको करंट अकाउंट खुलवाना होगा। तो सेविंग अकाउंट्स में इतनी बड़ी जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं। तो सेविंग अकाउंट सिर्फ छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है और ये इंडिविजुअली के लिए होता है। देन है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट दैट ए कॉमर्शियल बैंक शुड हैव बिफोर गिविंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स विच शुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, मनी एंड बॉन्ड्स। तो SLR क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि CRR रेशो मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को, अपने पास 4% मनी रखनी पड़ती है, RBI के पास रखनी पड़ती है, जिससे कि वो किसी को पहले अमाउंट देने से पहले, किसी को लोन देने से पहले उनको इतनी मनी सिक्योरिटी का रखनी होगी कि उनके पास मनी है। और ये SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, वो उनको खुद के पास रखनी होती है मनी, RBI को ना देके वो खुद के पास रखनी होती है। ये अबाउट 20% या 21% के आसपास होता है जो कि उनको अपने पास रखनी पड़ती है। उसको इतनी मेंटेन करनी ही होगी अगर बैंक को वर्क करना है। तो अगर वो इतनी मेंटेन नहीं कर सकती है तो उस पर पेनल्टी लगा देती है RBI। तो ये उसकी कुछ रूल्स हैं कि आपको इतनी मनी मेंटेन 20% के आसपास अपने पास रखनी है, 4-5% उनको RBI के पास रखनी है। मीन्स कि जितनी मनी या जितने फंड्स किसी बैंक के पास अवेलेबल है उसका लगभग 25% वो यूज नहीं कर सकता है, 20% को उसके अपने पास रखना है, 4-5% को RBI के पास रखना है। और ये दोनों चेंज होते रहते हैं, 20%, 5%। मैं एक रफ आइडिया बोल रहा हूँ, ये मैं एक प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। जब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो इसके बारे में जो आपको प्रिसाइज वैल्यू बताई जाएगी कितना भी करंट में चल रहा है। तो ये दोनों चेंज होते रहते हैं, अबाउट 25% मनी उनको सेव रखनी पड़ती है। तो इसको हम SLR बोलते हैं। नेक्स्ट है टेलर। ही शी एक स्टाफ मेंबर ऑफ द बैंक हु कैशेस चेक, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड परफॉर्म डिफरेंट बैंकिंग सर्विस फॉर ए जनरल मास। तो टेलर का मतलब है जो कि डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज देता है, जो उसमें वर्किंग स्टाफ्स है, तो उन सबको हम टेलर बोलते हैं। देन है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग है व्हेन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स अंडरटेक एक्टिविटीज रिलेटेड टू बैंकिंग लाइक इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा आर नोन एज यूनिवर्सल बैंक। जो भी बैंक्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड पूरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, इनको हम यूनिवर्सल बैंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल बैंकिंग। तो वर्चुअल बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग इज समथिंग नोन एज वर्चुअल बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग को वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं। वर्चुअल बैंकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बिना बैंक जाए हुए हम घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के बैंक का जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज़ नो ब्रिक्स एंड नो बाउंड्रीज। इट हैज़ कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। मीन्स कि ये इंटरनेट या WWW या वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के द्वारा ही कंट्रोल की जा सकती है। देन होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग क्या होती है? इट इज़ सिमिलर टू द रिटेल बैंकिंग विद ए स्लाइट डिफरेंस दैट इट मेनली फोकस ऑन द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्लाइंट्स एंड द इंडस्ट्री। तो ये होलसेल बैंकिंग मीन्स कि ये मेनली इंस्टीट्यूट और किसी इंडस्ट्री को ध्यान में रख के की जाती है, फाइनेंशियल नीड्स के आधार पे की जाती है। ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है कि कोई भी जाके इसके आधार पे कर सकता है। तो ये थोड़ी ब्रॉड बेस्ड होती है
ब्रॉड सेंस की होती है। देन नेक्स्ट है जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? इट इज़ अ बॉन्ड दैट इज सोल्ड एट गुड डिस्काउंट एज इट हैज़ नो कूपन्स। तो ये कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो बिना कूपन के बेचे जाते हैं। जैसे आप कोई कूपन है, आप 1000 रुपीज़ का खरीद लीजिए, आपको 20% उसमें डिस्काउंट देके आपको 800 का मिल जाएगा, और जब आप उसको बेचेंगे तो अगेन आप 1000 का बेच सकते हैं, तो उसमें आपको 20% जो डिस्काउंट दिया गया है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ कूपन्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लेक्चर्स में नेक्स्ट में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो थे आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को, बैंकिंग की कुछ बेसिक्स के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।